बबीता के अपने कमरे में जाने के बाद शिखर के मन में बहुत से सवाल थे। उसने बबीता पर भरोसा कर तो लिया था, मगर उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि कुछ तो बात है जो बबीता उसे नहीं बता रही है। पर फिलहाल शिखर इस बात से संतुष्ट था कि बबीता ठीक है। बबीता के अपने कमरे में जाते ही शिखर ने बबीता की वापसी के बारे में पहले शुभचिंतक को बताना सही समझा। शिखर शुभचिंतक को कॉल करता है। हाँ शिखर, बबीता का कुछ पता चला? हमेशा शांत स्वभाव से बात करने वाला शुभचिंतक भी चिंता में था। जी शुभचिंतक, बबीता लौट आई है, शिखर ने धीमी आवाज में शुभचिंतक से कहा। अच्छा, तो क्या कहना है उसका? शुभचिंतक की आवाज में झलकती चिंता यह जानने के बाद कि बबीता लौट आई है थोड़ी कम हो गई थी। शिखर ने शुभचिंतक को बताया कि उनका कहना बिल्कुल सही था। बबीता की कोई अपनी बहन नहीं है, पर वो तो अपने ताऊ जी की बेटी को देखने और उसका ख्याल रखने गई थी। शिखर ने शुभचिंतक को यह भी बताया कि बबीता कुछ बदली बदली सी भी है, मानो उसका स्वभाव थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा हो गया था। क्या मतलब? शुभचिंतक इस बात को और अच्छे से जानना चाहता था। शिखर ने शुभचिंतक को बताया कि बबीता से जब से शिखर ने इस तरह फोन बंद करके यूं गायब होने की वजह पूछी और ये पूछा कि आखिर वो पूरी बात बताकर क्यों नहीं गई थी, तो बबीता ने रोना शुरू कर दिया। इस बात पर कि शिखर उसके ऊपर सवाल उठा रहा था, जो बात शिखर को ठीक से हजम नहीं हुई थी। पर शिखर इतने वक्त से बबीता के साथ था, पर आज तक बबीता ने शिखर से इस लहजे में बात नहीं की थी। हालांकि शिखर बबीता की निजी जिंदगी और प्रोफेशनल जिंदगी को अलग रखने की बात समझता था, लेकिन यह सब एकदम बबीता के जहन में क्यों आ गया था, यह बात शिखर के लिए समझना मुश्किल था। कुछ देर के लिए शुभचिंतक ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद शुभचिंतक ने एक गंभीर आवाज में शिखर से कहा। जो भी हो शिखर, तुम्हें थोड़ा ध्यान से रहना है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन अभी के लिए इतना कहूंगा कि बबीता पर नजर रखना। मैं उस पर शक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस उस पर नजर रखने के लिए कह रहा हूं। मैं भी इधर से अपना काम करूंगा और उस मुद्दे की तह तक जाऊंगा। आगे शुभचिंतक ने शिखर को बताया कि बबीता के पास न सिर्फ शिखर बल्कि शुभचिंतक की भी काफी जानकारी थी, इसलिए वो लोग किसी भी कीमत पर रिस्क नहीं ले सकते थे। बबीता पर शुभचिंतक भी बहुत भरोसा करता था, इसलिए जरूरी था कि अपना भरोसा बरकरार रखने के लिए बबीता पर नजर रखी जाए और इस बात को पक्का कर लिया जाए कि बबीता इस भरोसे के लायक थी। शुभचिंतक की बात शिखर को कुछ कुछ समझ आ गई थी। हालांकि मन ही मन शिखर बबीता पर नजर रखने की बात सोचकर भी मायूस हो रहा था, क्योंकि आज तक उसने बबीता पर आंखें बंद करके यकीन करा था। न जाने कितनी ही बार बबीता ने कैसी कैसी स्थिति में शिखर की मदद की थी। शिखर को याद आने लगा कि कैसे गोवा में अमरीश के बंगले में बबीता ने अपनी जान पर खेलकर शिखर को बचाया था, और आज उसी बबीता पर शिखर को नजर रखनी थी। ठीक है शुभचिंतक, शिखर ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। जिंदगी कभी कभी अजीब से मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, शिखर ने मन ही मन सोचा और बिस्तर पर लेट गया। आज शिखर के लिए यह रात लंबी होने वाली थी। शिखर अभी लेटा ही था कि तभी उसके दिमाग में आता है कि चंद्रेश को कॉल कर लिया जाए। शिखर चंद्रेश को कॉल लगाने लगता है और उसे बताता है कि बबीता घर आ गई है। शिखर चंद्रेश को आगे आदेश देता है कि बबीता की लोकेशन ट्रेसिंग जारी रखे और उसकी हर मूवमेंट की खबर शिखर को टेक्स्ट करके बताता रहे। दूसरी तरफ बबीता अपने कमरे में असमंजस में बैठी होती है। शिखर का भरोसा तोड़ना उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, पर बबीता फैसला कर चुकी थी और इस मोड़ पर आकर वो अपने कदम भी वापस नहीं ले सकती थी। मन की बेचैनी के कारण उसे नींद तक नहीं आ रही थी। वो कभी उठकर अपने ही कमरे में टहलती तो कभी बिस्तर पर लेटे हुए करवट बदलती। उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ ही देर बाद बबीता को विशाल का कॉल आता है। बबीता स्क्रीन पर विशाल का नाम देखकर डर जाती है। हेलो बबीता, कैसी हो तुम? विशाल की आवाज में एक अजीब सी खौफनाक हंसी थी, मानो बबीता को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे इस वक्त क्यों कॉल किया तुमने? मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। बबीता ने आग बबूला होते हुए विशाल को जवाब दिया।
बबीता विशाल की आवाज भी नहीं सुनना चाहती थी। उफ, तुम तो यूं ही मुझ पर भड़क रही हो। मैंने तो तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। और इससे पहले कि विशाल आगे कुछ बोल पाता, बबीता ने फोन काट दिया और अपना सर पकड़कर बैठ गई। पहले ही उस पर मुश्किलों का पहाड़ था। एक तरफ शिखर को धोखा देने का दुख, तो दूसरी तरफ मां बाप की जान का खतरा। इन सब के बीच फंसी बबीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे समय पर क्या करना चाहिए। जो भी हो, एक बात तो तय थी कि अगर उसने जल्द ही विशाल जैसा चाहता है वैसा नहीं किया, तो विशाल उसकी मां बाप की जान लेने में समय नहीं लगाएगा। अपने मां बाप के बारे में ऐसा ख्याल आते ही बबीता की बेचैनी आसमान छूने लगती है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगले दिन सुबह शिखर की नींद खुलती है तो वो सबसे पहले बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है कि बबीता क्या कर रही थी। शिखर बाहर आता है तो देखता है कि बबीता किचन में होती है। बबीता, तुम यहां इतनी सुबह? शिखर बबीता को देखकर थोड़ा चौंक गया था। आमतौर पर बबीता तैयार हो रही होती है और शिखर के दिन का शेड्यूल सेट कर रही होती है। मैं नाश्ता बना रही थी हमारे लिए। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने मुझे किचन में पहले कभी नहीं देखा हो। बबीता ये बोलकर शिखर को देखकर मुस्कुराने लगती है। बबीता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि सब कुछ पहले की ही तरह नॉर्मल लगे। शिखर ने कुछ नहीं कहा। अभी के लिए शिखर का ध्यान बस बबीता पर नजर रखने पर था। शिखर नहीं चाहता था कि बबीता को जरा भी शक हो कि शिखर उस पर नजर रखे हुए है। शिखर अपने कमरे में जाकर तैयार होता है। कमरे के बाहर आने से पहले उसे रवि का कॉल आता है। शिखर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बबीता वापस आ गई है? रवि थोड़ा गुस्से में था। शिखर जानता था कि वो अभी रवि से बात नहीं कर सकता था। अगर बबीता ने कुछ भी सुन लिया तो हो सकता है बबीता को शक हो जाए। शिखर धीमी सी आवाज में रवि को बाद में कॉल करने के लिए कहता है और कहता है कि वो मिलकर रवि से बात करेगा और उसे पूरी बात समझाएगा। शिखर के ये कहते ही फोन कट जाता है और शिखर को रवि का टेक्स्ट आता है, मैं वेट करूंगा। शिखर नाश्ता करके घर से निकलने लगता है तो एक आखिरी बार बबीता की तरफ देखता है। बबीता मुस्कुराकर शिखर से पूछती है कि क्या हुआ, पर एक रूखा सा कुछ नहीं कहकर शिखर बाहर आ जाता है। गाड़ी में बैठे शिखर के दिमाग में बस बबीता चल रही होती है। शिखर सोचता है कि कैसे चेहरे पर इतनी मासूमियत लिए क्या बबीता सचमुच कुछ ऐसा कर रही थी कि शुभचिंतक ने उसे बबीता पर नजर रखने के लिए कहा। हालांकि इस वक्त शिखर का रवि से मिलना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो जानता था कि रवि बबीता से मिलने की कोशिश जरूर करेगा, जिससे बात बिगड़ भी सकती थी। शिखर रवि को मैसेज करके उसे उसी कैफे में मिलने के लिए बुलाता है जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। शिखर अपनी गाड़ी कैफे की तरफ चला देता है। कैफे पहुंचकर शिखर सबसे कोने वाली टेबल लेता है और एक कॉफी का ऑर्डर कर देता है। शिखर को पता था कि रवि को सब कुछ समझाना थोड़ा मुश्किल था। शिखर यह भी जानता था कि रवि के अंदर बबीता को लेकर कुछ गहरी भावनाएं थी, जिनका उसे ध्यान रखकर ही कोई कदम उठाना था। शिखर यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां से रवि कैफे के अंदर दाखिल हो जाता है। शिखर रवि को देखते ही समझ जाता है कि रवि परेशान था। रवि शिखर के पास आकर बैठते ही सवालों की मानो मशीन गन चला देता है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बबीता वापस आ गई है? कैसी है वो? कहां गई थी? उसका फोन क्यों बंद था? उसने अपनी बहन को लेकर झूठ क्यों बोला? शिखर रवि की बेचैनी उसकी आवाज में महसूस कर सकता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। रवि, आराम से, थोड़ी सांस लो, शांत हो जाओ, मैं सब बताता हूं तुम्हें। शिखर रवि को पानी का ग्लास देता है। शिखर देखता है कि रवि अब थोड़ा शांत हो गया है तो शिखर रवि को पूरी बात समझाना शुरू करता है। शिखर उसे बताता है कि बबीता कल शाम को वापस आई थी और कैसे उसका भाव कुछ बदला बदला सा था। शिखर उसे बताता है कि शुभचिंतक ने अभी के लिए बबीता पर नजर रखने के लिए कहा है और यह भी बताता है कि बबीता के मुताबिक वो अपने ताऊजी की बेटी को देखने गई थी जो हॉस्पिटल में भर्ती है। शिखर रवि को कुछ दिनों के लिए बबीता से न मिलने की बात करता है। यह बात सुनकर रवि शांत हो जाता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद रवि ने बड़ी ही गंभीर आवाज में शिखर से सवाल किया, शिखर, सच सच बताना, क्या तुम्हें भी बबीता पर शक है? रवि के इस सवाल ने शिखर को भौंचक्का कर दिया था। रवि शिखर से वही सवाल कर बैठा था जो कल शिखर खुद से कितनी बार कर चुका है। मैं शक नहीं करता रवि पर। शिखर कुछ देर के लिए रुक गया।
रवि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने जवाब के इंतजार में शिखर की तरफ देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद शिखर आगे बोला, शक नहीं करता, पर मैं देख पा रहा हूं कि कुछ तो है जो बबीता छिपा रही है और बताने से इनकार कर रही है। वो पता लगाने के बाद हमारा ये सब करना बहुत जरूरी है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम उसमें जरूर कामयाब होंगे। शिखर ने बड़े ही विश्वास के साथ रवि की तरफ देखते हुए कहा। शिखर की बात सुनकर रवि ने एक लंबी आह भरी। इस बात में कोई शक नहीं था कि शिखर की बात में दम था। ऐसा नहीं था कि शिखर ने कुछ गलत कहा था, पर रवि का मन बबीता के हक में था। लेकिन रवि जानता था कि शिखर कुछ सोच समझ के ही ये सब कर रहा था और शिखर के ऐसा करने में कहीं ना कहीं बबीता की ही भलाई थी। ठीक है शिखर, हमारी दोस्ती की खातिर और बबीता की भलाई की खातिर तुम जैसा कहते हो मैं मान लेता हूं, पर मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, बबीता के साथ कुछ गलत मत होने देना। रवि की आवाज नरम हो गई थी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा रवि, शिखर ने रवि को देखते हुए गंभीरता से कहा। शिखर ने रवि को आगे का प्लान समझाया। शिखर ने रवि से कहा कि अब उसे और चौकन्ना रहना है। अगर बबीता उसे फोन करके कुछ भी करने को कहे या कुछ भी बताए तो रवि को सबसे पहले शिखर को बताना होगा। रवि शिखर से कहता है कि वो वैसा ही करेगा। कैफे से निकलने के बाद शिखर कुछ देर के लिए मरीन ड्राइव चला जाता है। उसे याद आता है कि उसने उस लड़के से कहा था कि वो उससे गुब्बारा जरूर लेगा। हालांकि बहुत ढूंढने के बाद भी शिखर को लड़का नहीं दिखता। शिखर सोचता है कि शायद वो लड़का आज गुब्बारा बेचने ना आया हो। यह सोचकर शिखर कुछ देर यूं ही समंदर किनारे बैठ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। शिखर अपनी घड़ी में वक्त देखता है तो रात के 11 बज चुके थे। शिखर मरीन ड्राइव से सीधा अपने घर के लिए निकलता है। शिखर घर पहुंचता है तो देखता है कि बबीता घर पर नहीं थी। शिखर चंद्रेश को मैसेज करके कहता है कि उसे बबीता की लोकेशन ट्रेस करके पता लगाए कि इस वक्त वो कहां है। मन ही मन शिखर ये दुआ कर रहा होता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो, बबीता सही सलामत हो। हालांकि बबीता का बाहर होना बहुत से सवाल खड़े कर रहा था, क्योंकि बबीता कभी भी इससे पहले रात के इस वक्त बाहर नहीं गई थी। शिखर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी शिखर को चंद्रेश का कॉल आता है। सर, मैंने अभी बबीता की लोकेशन ट्रेस की और चंद्रेश बोलते बोलते हिचकिचाया। और क्या चंद्रेश, जल्दी बताओ कहां है इस वक्त बबीता? शिखर ने बेचैनी से पूछा। इस वक्त बबीता की लोकेशन हमारे ऑफिस के अंदर दिखा रहा है। आखिर बबीता क्या कर रही थी शिखर के ऑफिस में? क्या बबीता पकड़ी जाएगी और सामने आ जाएगा उसका सच? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।